नमस्कार। जिया न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वेश शुक्ला और वक्त है बातों बातों में का। बातों बातों में एक चीज़ ऐसी निकल कर आई है कि देश की सत्ता बदली और सत्ता के साथ साथ सिंहासन पे बैठ चुका है वो शासक जो कभी हिटलर के रूप में जाना जाता है तो कभी किसी रूप में, लेकिन उसने ऐसी लहर पैदा की कि कांग्रेस की जो तूफान था वो भी थम गया, समाजवादी पार्टी परिवार में सिमट गई और बसपा का हाथी कहीं बैठा हुआ नजर आया। ये सारे आंकड़े हैं जो अब इतिहास के पन्नों में अंकित हो चुके हैं। 7 RCR के अंदर शहंशाह अब अपने तरीके से राज चलाना चाहता है और अब विवाद भी खड़ा हुआ है तो मंत्री पद को लेकर, वो भी उस मंत्री पद को लेकर जिसको शहंशाह ने अपनी तरीके से बांटा और उसको लेकर विपक्ष यानी कांग्रेस अब सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ये कैसे मंत्री। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है सुधांशु त्रिवेदी जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और कहीं ना कहीं राजनाथ के सलाहकार भी कहे जाते हैं और पूरी तरीके से इस सरकारी गणित में उनकी सलाहें भी बहुत मायने रखती हैं। सुधांशु जी, जिया न्यूज़ पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि समीकरण यहाँ साफ थे कि आपकी सरकार आई, सत्ता में आप आए, सत्ता के आने के साथ ही एक विवाद भी आपके साथ चला आया, स्मृति ईरानी विवाद खुला तौर पे था कि एक मंत्री ऐसा बनाया गया है कि जो उस पद के लिए कहीं ना कहीं मान्य तरीके से नहीं बैठता है। देखिए, मैं इस पर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि चुनाव समाप्त हो गए। अब सभी राजनीतिक दलों को जो एक चुनावी मनोवृत्ति थी, इलेक्शन माइंडसेट था, उससे बाहर आ जाना चाहिए। इलेक्शन के समय में मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए व्यक्तिगत आक्षेप, टीपा टिप्पणी और व्यर्थ के मुद्दों की तरफ भी ले जाना, ये एक सामान्य सी बात थी और इसमें हमारे विरोधियों ने बहुत भारी भूमिका अदा की, चाहे मोदी जी पे आक्षेप हो या अन्य चीज़ों पे आक्षेप। तो अब मेरा मानना है कि इस तरह की छोटी मोटी बातों का, जिनका कि व्यवहारिक राजनीति से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, उन पर ध्यान केंद्रित न करके अब जिस मुद्दे पे हमने चुनाव लड़ा था, करप्शन, प्राइस राइज और गुड गवर्नेंस, महंगाई, भ्रष्टाचार और सुशासन, उसके आधार पर हमें आकलन करना चाहिए। और जहाँ तक भाई आप एजुकेशन की बात करते हैं, मैं सिर्फ तकनीकी बात नहीं कह रहा हूँ कि कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैं एक बिल्कुल व्यवहारिक बात कह रहा हूँ। ये एक माइंडसेट है। आप एजुकेशन मिनिस्ट्री में तो आपको लगता है कि साहब 12th पास हैं, ग्रेजुएट नहीं है। अरे उधर 12th तो पास है। अगर उस नज़रिए से देखें तो हेल्थ मिनिस्ट्री में तो डॉक्टर के अलावा कोई मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने MBBS नहीं पढ़ा उसको तो हेल्थ का H नहीं पता है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में तो जिसने इंजीनियरिंग का E नहीं पता है, यानी जिसको यही नहीं पता कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, और वो व्यक्ति जाके इंजीनियरिंग की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनता है, तो वो तो उस पैमाने पर पहली दूसरी पास भी नहीं है। इसलिए किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी प्रदर्शन, उसकी क्षमता के आधार पर। सर, लेकिन वो लोग तो शिकायत इस बात की करते हैं कि पूरा इतिहास उठा के देखा जाए, मानव संसाधन मंत्रालय जब से बना है तब से नरसिम्हा राव, उसके बाद अर्जुन सिंह, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी और कपिल सिब्बल टाइप के नेता, एक कद और उसके बाद सीधे सीधे स्मृति ईरानी। नहीं, मैं बिल्कुल कद की बात वो कर रहे हैं बात नहीं। अगर हम उस नज़रिए से देखें तो हम व्यक्तिगत आक्षेप और उसकी बात नहीं करते। अगर हम उस नज़रिए से देखें तो पूरी विनम्रता से कहूँगा कि पूरी नेहरू गांधी फैमिली में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आज तक कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ है, और आप पूरा देश चलाने की बात करते हैं। बायोडाटा के हिसाब से देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिज्यूमे भारत के आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे एजुकेशनली उच्च कोटि का रिज्यूमे था। परफॉर्मेंस क्या आपने देखा? कांग्रेस अपने सर्वकालीन सबसे बुरे परफॉर्मेंस में 44 सीट पे आई। उसके मुकाबले अटल बिहारी वाजपेयी सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट थे, इंदिरा गांधी ग्रेजुएट भी नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि आपको इसमें एक उक्ति बताता हूं। चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा है कि राजा का मस्तिष्क बड़ा हो यह आवश्यक नहीं है, राजा के कान बड़े होने चाहिए हाथी की तरह, यानी सब कुछ सुने। मुंह छोटा होना चाहिए चूहे की तरह, कम बोले, और हृदय विशाल होना चाहिए। हाँ, राजा के अमात्यों और सलाहकारों का मस्तिष्क बड़ा होना चाहिए। अगर उस नज़रिए से देखें तो उमा भारती जी ने जो प्रश्न उठाया वो ज़्यादा प्रासंगिक है। सोनिया गांधी जी की क्वालिफिकेशन क्या है? सोनिया गांधी जी की क्वालिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, यानी प्रधानमंत्री के सलाहकारों की प्रमुख। सलाहकार इंटेलेक्चुअली इनलाइटेंड होना चाहिए, वो हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। तो उस पैमाने पे आप देखें तो जो हमारी तरफ से जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है। जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा औचित्य है। तो दूसरा सवाल भी यही करते हैं कि आपने बुजुर्गों को साइडलाइन कर दिया। 75 की उम्र से पहले वो बार बार ये आरोप भी लगाते रहे और यहाँ पर जब मोदी का मंत्रिमंडल डिसाइड हुआ उसमें भी ये बात कहीं ना कहीं सामने नजर आई। मुरली मनोहर जोशी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपराओं
के प्रति पूर्ण आस्था रखती है, और यह भी वो विषय है जिसके कारण हम लोगों को अक्सर रूढ़िवादी या परंपरावादी भी कहा जाता है। परंतु हम उस परंपरा में विश्वास रखते हैं जहाँ घर के बुजुर्ग का सम्मान किया जाता है, मगर घर के बुजुर्ग का अपमान निरादर नहीं किया जाता। हम अपने सारे नेताओं का सम्मान करते हैं। आज भी आडवाणी जी हमारे एनडीए के चेयरमैन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं, और यह प्रश्न हमसे कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं। याद करिए, सीताराम केसरी कितने बुजुर्ग नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके कार्यालय में फिजिकली जाकर कब्जा किया गया और उनकी नेम प्लेट उखाड़ कर सोनिया गांधी जी की नेम प्लेट लगाई गई। प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव जी, और उनका शव एआईसीसी के ऑफिस तक में नहीं रखा गया उनके दिवंगत होने के बाद। वो लोग यदि इस प्रकार के आरोप लगाएं नहीं, जो यथार्थ से भी परे हैं और अपने गिरेबान में झांकें, और तब किसी बात के बारे में दूसरे से एक वक्त था कि भारत पे जब भाजपा की बारी आई थी, भाजपा की शुरुआत हो रही थी, तब ये बार बार कहा जाता था कि तीन मुख्य लोग हैं। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जिसके नाम पे वोट मांगा जाता था, कमल के तीन ही लाल कहे जाते थे, अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, और तीसरा लाल अगर बात की जाए तो मुरली मनोहर जोशी। ये एक के अस्वस्थ है पूरी तरीके से, दो अगर स्वस्थ भी हैं तो वो किनारे हैं। देखिए, कहा जाता था अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर भारत की हैं तीन धरोहर। वो तीनों धरोहर हैं। उन धरोहरों ने जो आधार बनाया है, उन्होंने जो मार्ग दिखाया है, और वो उसी दिशा में हमारी आगे की पीढ़ी आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से जो आज भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी ने जो कमाल दिखाया है, इससे सर्वाधिक प्रसन्नता हुई होगी तो आडवाणी जी को हुई होगी, जोशी जी को हुई होगी। अटल जी अस्वस्थ हैं, जब उनको पता लगा होगा तो उनको भी हुई होगी। क्योंकि कहा गया है ना, एक बिहारी का दोहा है कि रहीमन सुख उपजत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियां निरखी आखिन को सुख होत। यानी जिस प्रकार आप आंखों से बड़ी बड़ी आंख को देखकर आपको खुश होता, उसी प्रकार अपने परंपरा का व्यक्ति, अपने गोत्र का व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो रहीम का भी एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अडवाणी जी और मोदी जी की वो जो इसीलिए तो प्रेम हमने का धागा था वो टूटा था, अब गांठ पड़ी हुई है। इसीलिए हमारे यहाँ तो आज तक कभी टूट हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति की इकलौती पार्टी है, भारतीय जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक, 1951 से आज तक, जिसका आज तक वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। सर आज इसका अर्थ यह है कि हमारे यहाँ प्रेम का सूत्र इतना, ठीक है, नेता छोड़ के वर्टिकल डिवीजन आज तक नहीं हुआ। बाकी हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्टिकल आज तक डिवीजन। इस पार्टी की जब 80 में बनी थी, उसके बाद से आज तक का इतिहास रहा है कि इस पे अनुशासनहीनता की परिभाषाएं उमा भारती ने शुरुआती दौर पे लिखी थी, जब 2002 में अडवाणी जी के खिलाफ, 2004 में अडवाणी जी के खिलाफ बोला था, पहली बार ऐसा हुआ था। उसके बाद से प्रथा लगातार चली आ रही है। आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिसाइड होता है और आपके सबसे सीनियर लीडर लेटर लिखकर इसका विरोध करते हैं। कहीं वो खटास आज सामने तो नहीं है, वो धागा प्रेम का जो टूटा था वो जोड़ने की कोशिश नहीं हो रही। देखिए, किसी भी प्रकार की इतने बड़े संगठन और इसमें किसी भी मुद्दे पे मतभेद होना वो अलग विषय है, और किसी समय के लिए, यानी एक शॉर्ट इंटरवल के लिए मतभेद हो जाना अलग है। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, उमा भारती जी ने पार्टी छोड़ी थी, मगर एक आप इंस्टेंस बताइए जब उन्होंने पार्टी के खिलाफ, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ, पार्टी के संगठन के खिलाफ, पार्टी के मूल्यों और आदर्शों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। यानी उन्होंने अपने को वो उस पार्टी की मूल विचारधारा की परिधि में रखा। सुधांशु जी, आपका अगर याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में उमा भारती ने अपने बुजुर्ग नेता को सबसे पहले ललकारा था। पार्टी की अनुशासनहीनता के अंदर नहीं आता है वो। देखिए, अनुशासनहीनता का जो वो तात्कालिक कारण था, तत्काल कार्रवाई हुई थी, और अब तो उस विषय का कोई प्रसंग नहीं है। उन्होंने पार्टी दोबारा ज्वाइन की है। उस समय भी उमा भारती जी ने कहा था, मैं पार्टी की मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हूं, और उन्होंने पार्टी के विरोध में सिर्फ इतना बोला था कि मैं असली भाजपा के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती। यानी उन्होंने भाजपा के मूल्य सिद्धांत का कहीं विरोध नहीं किया था, हमारे किसी भी नेता ने, जो भी कभी बाहर भी गए। इसीलिए मैं कहता हूं आज तक वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। और एक और बात आपको यथार्थ बता दूं, कांग्रेस पार्टी के साथ एक समस्या रही है। आज़ादी के बाद जब जब ये सत्ता से थोड़ा भी दूर हुए हैं, इनको एक विभाजन देखना पड़ा है। 1969 में संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, कई राज्यों से अलग हुए और कांग्रेस का विभाजन हुआ इंदिरा जी के समय में। 1979 में दूसरा विभाजन हुआ जब ये केंद्र की सत्ता से बाहर थे। 1990 के दशक में जब ये फिर सत्ता से बाहर हुए तो तिवारी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस बनी। इसलिए मैं मान रहा हूं ये धागा तोड़ने के वाला जो विषय है, इसके लिए आप कांग्रेस के नेताओं से पूछें,
उनके सामने समस्या ज़्यादा है, उन्हें इस विषय पे आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि जब वो सत्ता से बाहर हुए हैं तो उनको अच्छा, जोड़ के भ्रष्टाचार का मुद्दा कैसे उठाएंगे? जब जब आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तब आपका विभाजन हुआ, येदियुरप्पा की पार्टी। देखिए, मैंने कहा राष्ट्रीय स्तर पर कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ और हमारे यहाँ बाद तो में जो एक हो गए, लेकिन चलिए नहीं, पहले हमारे यहाँ शुरुआत- तो इसलिए क्योंकि देखिए हम एक विचारधारा आधारित कैडर बेस्ड पार्टी, एक भावनात्मक लगाव सभी कार्यकर्ताओं का आपस में और पार्टी की विचारधारा के प्रति होता है। विचारधारा आधारित भारत की राजनीति में दो ही दल हैं, ईमानदारी की बात करता हूं, भाजपा और वामपंथी दल। बाकी किसी दल की कोई विचारधारा नहीं। किसी जमाने में समाजवादियों की विचारधारा होती थी, वो क्रमशः धीरे धीरे क्षेत्रीय और जातिवादी दलों में विखंडित हो गए। एक दलित विचारधारा हुआ करती थी, वो भी व्यक्तिवाद में परिणित होकर सारी चीजें समाप्त हो गई। विचारधारा दो ही थी, इसलिए हमारे जो नेता जाते हैं उनके मन का भाव भाजपा के बाहर कहीं मन लगता नहीं है और उनकी स्थिति वो होती है जो सूरदास ने बोला है कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो उसी प्रकार वो आ जाते हैं और जब सब लोग एक जहाज पे आ गए और वो जहाज भारत को विकास के मार्ग पर नए मार्ग पर ले जाने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो हम सबको सकारात्मक दिशा में आगे आप बढ़ने का राजनाथ प्रयास जी के करना बहुत चाहिए। नज़दीकी कहे जाते हैं, सलाहकार की उसमें भी आते हैं आप। एक फेरिस्त जो है उनकी सलाहकार की, उसमें सबसे प्रमुख सलाहकार के रूप में देखे जाते हैं हमेशा से ही। लेकिन यहाँ पर क्या वो राजनीति कहीं नज़र नहीं आ रही कि जो द्वेष की राजनीति होती है? रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर अटैक होता है, सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी को लेकर होता है, सवाल खड़े होते हैं। एयरफोर्स पे, एयरपोर्ट पे जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं उस पर सवाल खड़े होते हैं। मतलब सीधे सीधे गांधी परिवार। देखिए, किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत राग और द्वेष की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की और यह बात मैं प्रमाण के साथ कहता हूं। हमारी सरकार 1998 में आई, हमने राज्यपालों को हटाया? नहीं हटाया, पूर्ववर्ती राज्यपालों को। 2004 में इनकी सरकार आई, आने के साथ ही सारे राज्यपालों को हटाया। कौन कर रहा द्वेष की राजनीति? आज भी हमको ये नहीं कह रहे हैं कि हम राज्यपालों को तुरंत हटाने जा रहे हैं। अटल जी तो इसका अर्थ ये हुआ, जहां तक सुरक्षा की बात है, तो ये सुरक्षा ना कोई व्यक्ति मांगता है, ना किसी को मांगने पर दी जाती है। देश का एक सुरक्षा और सूचना का तंत्र है जो यह तय करता है किस व्यक्ति को क्या थ्रेट परसेप्शन है और उसके आधार पर देता है। यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम सिक्योरिटी नहीं चाहते, तो यह उसकी निजी राय का विषय नहीं हो सकता, या सुरक्षा आपने तंत्र पहले तय इस पर करेगा। विचार करने की बात बोली है। और जहां तक दूसरी बात है, हो सकता है उनको ये बात का अनुभव हो रहा हो कि भाई पहले वो सत्ताधारी दल और प्रमुख फैमिली के सदस्य के रूप में थे, क्योंकि अब वो टेक्निकली किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है। तो यदि उनके मन में ऐसी आशंका हो कि सरकार उस ढंग का प्रिविलेज उनको न मिले जैसा कि उनकी सरकार में मिलता था, इस कारण से वो बयान दे रहा हूं, तो अलग बात है। मगर जहां तक भाजपा की सरकार की बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, राग द्वेष के बिना किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा उसकी थ्रेट परसेप्शन का जो ऑब्जेक्टिव आकलन होगा उसके आधार पर किया जाए। सर, ये आप उनका बयान बता रहे हैं, उसके पहले का थोड़ा सा एक दिन पहले का अगर देखें तो सबसे पहले आपने ही कहा कि विचार होगा, Z+ दिया जाए नहीं दिया जाए, सुरक्षा दी जाए नहीं दी जाए, विचार होगा। उस विचार श्रेणी में इसमें मैं आपको एक तकनीकी पक्ष बता देता हूं कि जिन भी लोगों को Z+ सिक्योरिटी या SPG सिक्योरिटी मिलती है, नियम है कि हर 6 महीने में उसका रिव्यू होता है। इसमें सरकार को कुछ नहीं करना, हर 6 महीने बाद उसका रिव्यू होता है कि उसको आगे रखना है या वो करना है। और वह रिव्यू इंटेलिजेंस की एजेंसियां, संबंधित राज्य सरकार और उस व्यक्ति के बारे में थ्रेट परसेप्शन के आधार पर करेंगे। तो इसमें कहीं कोई सरकार अपनी तरफ से उसको निर्णय को प्रभावित करने की बात नहीं कर रही है। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार के ऊपर कार्रवाई होगी। सभी ये वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि जेटली को 2 मंत्रालय, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी ये वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। कहा जा रहा है कि जेटली को 2 मंत्रालय, सवाल यहाँ पे भी खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस इस पर भी सवाल खड़े कर रही है कि जब डिफेंस के लिए इतनी चीखा चिल्ली मचाई थी तो बार कि आखिर मंत्रालय ऐसे कैसे बांट दिए गए। बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि जब आप अपने बयान दे रहे थे, सरहद की बात कर रहे थे और सरहद पे इस तरीके की बात कर रहे थे कि जवानों के सर काटे जा रहे हैं, जवानों के साथ अन्याय हो रहा है, और ऐसे में एक वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों एक ही व्यक्ति को, एक जो देश की आर्थिक स्थिति तय करेगा और एक जो देश की सुरक्षा की बात करेगा, दोनों एक ही आदमी को। देखिए, अरुण जेटली जी देश के राजनेताओं में सबसे टैलेंटेड और शार्प राजनेताओं में से एक हैं। उनकी क्षमता को लेकर मेरे विचार से किसी में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ तक ये बात है, वो वित्त मंत्री हैं देश के और इस समय रक्षा मंत्री भी हैं। क्योंकि अभी रक्षा मंत्री के बारे में सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाई है, तो जब तक हमारा अंतिम निर्णय होता है
तब तक वह रक्षा मंत्रालय का कार्यभार देख रहे हैं। कुछ ही समय के बाद जब प्रधानमंत्री महोदय निर्णय लेंगे तो देश को एक पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी मिल जाएगा। लेकिन क्या नहीं लगता आपको कि रक्षा मंत्रालय का निर्णय लेने में थोड़ा लेट हो रहा है, थोड़ी सी देरी हो रही है? अब यह किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है, किस आधार पर, या प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, इसके बारे में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर। कांग्रेस तो इस पर बिल्कुल सीधा तीखा सवाल कर रही है आपसे ऊपर कि क्या डिफेंस का कोई मिनिस्टर आपके पास है ही नहीं? ये जो जीते हुए हैं उनमें से कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति नहीं है आपके पास? अगर हम लोगों को इस बात का प्रचार करें तो बहुत उचित नहीं लगता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए पूर्ण सम्मान के साथ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और किस किस प्रकार के पदों के लिए जिस प्रकार के व्यक्तियों को चयनित किया, क्या वो युक्ति संगत था? क्या वो जनभावना के अनुरूप था? क्या वो पार्टी की वरिष्ठता के अनुरूप था या उनकी क्षमता के अनुरूप था? अरे भाई, हमने तो फिर भी एक अत्यंत योग्य और सक्षम व्यक्ति श्री अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया। उन्होंने तो प्रधानमंत्री का क्या दिया था? तो जिन लोगों ने देश के बड़े बड़े पदों के साथ ये मजाक किया हो, वो आज ये प्रश्न पूछें तो ये कतई उचित नहीं। हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। एक आर्थिक, जिसे महंगाई के रूप में देखा जा रहा है, ग्रोथ रेट के रूप में देखा जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय के रूप में देखा जा रहा है। तीनों में लगातार जो लुढ़कना होता है, जिसे कहते हैं कि बैकफुट में आना, वहाँ पर हम खड़े हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे पड़ोसी देश है, चाहे वो चीन की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, वो हमारी तरफ उसी तरीके से नज़रें उठाकर देखते हैं जैसे कि हम बहुत कमज़ोर हैं। दोनों एक ही मंत्री के पास यही सवाल सबसे बड़ा खड़क रहा है। देखिए, हम कमज़ोर हैं या मजबूत हैं या सरकार की इच्छा शक्ति और क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। आप निश्चिंत रहिए, 1998 में हम सत्ता में आए थे, महंगाई की दर 9% थी। जब हमने छोड़ा तो महंगाई की दर 4% थी। एक दौर में महंगाई की दर 2% तक पहुंची थी। जब हमने सत्ता संभाली थी 98 में तो 4.5% ग्रोथ रेट थी। जब हमने छोड़ा था तो 9% की ग्रोथ रेट थी। और हमारी पिछली सरकार के आखिरी वर्ष 2003 और 4 की तीसरी तिमाही में एक दौर ऐसा था जब भारत ने 10.4% की ग्रोथ रेट टच की थी, चाहे 3 महीने के लिए नहीं। हम चीन से आगे निकले थे। आप निश्चिंत रहिए, आर्थिक पक्ष के ऊपर बहुत आसान स्थिति नहीं है, समय लगेगा, 1-2 साल उसको संभालने में, मगर हम भारत को एक बार फिर उस प्रगति के नए पथ पर ले जाएंगे। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, आने के साथ ही हमने पिछली बार न्यूक्लियर विस्फोट किया था। अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध विश्व की एकमात्र सुपर पावर थी, और जाते जाते 2004 आते आते अमेरिका के साथ संबंध सबसे बेहतर दौर में थे। चीन और पाकिस्तान दोनों से यदि भारत के पक्ष में हमने कुछ करवाने में सफलता हासिल की तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने 6 जनवरी 2004 को जनरल मुशर्रफ से पहली बार ये लिखित में आश्वासन लिया कि पाकिस्तान की सरजमी का उपयोग भारत के विरुद्ध दहशतगर्दी में नहीं होने दिया जाएगा। 2003 में चाइना ने सिक्किम से भारत का दावा माना और अपना दावा समाप्त किया जब अटल जी बीजिंग की यात्रा पे थे। हमने करके दिखाया है। आश्वस्त रहिए, मोदी जी के नेतृत्व में वो एक नया अध्याय लिखा जाएगा। अटल जी जहां से छोड़ के गए थे उससे हम और आगे ले जाकर नई ऊंचाइयों तक मोदी जी इस देश को ले जाएंगे। ये 100 दिन वाला ना कि रिश्तेदारी के आधार पर। प्रधानमंत्री महोदय का कहना है कि हर मंत्रालय को, अब मंत्रियों ने कार्यभार संभाला है तो कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो निश्चित रूप से उनको पहले 100 दिन में क्या करना है, इसका एक खाका, इसका एक लक्ष्य या टारगेट अपने मन में बना लेना चाहिए, ताकि फिर, यानी 2 प्रकार की प्लानिंग होती ना, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तात्कालिक और दीर्घकालिक। तो अभी प्रधानमंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि तात्कालिक लक्ष्य क्या होगा, तात्कालिक टारगेट्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या हैं, उनको पहले मिनिस्ट्री डिफाइन करे। अच्छा, इसके बीच में अगर समीकरण को देखा जाए तो दोनों चीज़ों को अलग रख दिया जाए कि आप काम किस तरीके करेंगे, विश्वास किस तरीके दिलाएंगे जनता को, ये आने वाले वक्त के ऊपर भी निर्भर होगा। धीमे धीमे वो सारे आंकड़े खुलते जाएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि शिवसेना आपसे कहीं ना कहीं खफाते चल रही है। वो आपका जो सबसे पुराना अलायंस, गीते भी बयान देते हैं, उद्धव ठाकरे भी बयान देते हैं, मंत्रालय उचित मिलना चाहिए। गीते ने तो यहाँ तक बोल दिया कि 1 महीने बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तभी शिवसेना को अच्छा मंत्रालय मिलेगा। आश्वस्त है वो। देखिए, शिवसेना हमारा सबसे पुराना और ट्रस्टेड एलाइड है। तकरीबन 3 दशक का हमारा उनका संबंध हो गया है। शायद भारत की राजनीति का ये सबसे लंबा गठबंधन है। हमारे साथ केवल एक पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, शायद नहीं, कंफर्म है। एनडीए और यूपीए दोनों के ही सबसे बड़ा हमारी एक केमिस्ट्री है। इसलिए किसी भी प्रकार का मतभेद शिवसेना के साथ होना, हमें नहीं लगता ऐसा कोई मतभेद। किसी भी इश्यूज के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आपका परिवार के अंदर भी हो जाता है। अगली बार उनको मंत्री पद बड़ा मिलेगा, उसके बारे में तो प्रधानमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है, वो जो निर्णय लेंगे। परंतु मैं भाजपा शिवसेना संबंधों के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन सर, गीते कि तो हमारा साफ-साफ कहते संबंध हैं। में एक बहुत ही
उच्च कोटि का तदात्म्य है, हाई लेवल ऑफ कोहेरेंस हमारे सुधांशु बीच भाई, में। गीते तो साफ साफ कहते हैं कि हमें बड़ा मंत्रालय मिलने वाला है भाई, अब की बार विस्तार होने देखिए, दीजिए। उस विषय में तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं शिवसेना के साथ हमारे संबंधों का सौहार्द और शिवसेना के सम्मान दोनों के प्रति भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिवसेना की तरफ से बीजेपी से जो महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं उसकी सीटों को लेकर एक दबाव अभी से ही नहीं, देखिए, मानसिक दबाव हमारा बना के- महाराष्ट्र में उनके साथ इलेक्शन में लंबा 25 साल पुराना गठबंधन नहीं, चल रहा है। मानसिक दबाव बना के सीटें ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं या नहीं, ये CM आप पद की लोगों का डिमांड- सोच है। हमारी उनकी जो गठबंधन के जो नियम है, प्रावधान है या जो व्यवस्थाएं हैं वो निर्धारित हैं बहुत अच्छा, लंबे सुधांशु समय भाई, से। उसमें कोई ये एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो आप बड़े पावर में हैं, वहाँ पर आपके सांसद ज़्यादा जीते हैं, आपने वहाँ सांसदों की जो सीट होती थी जब बंटवारा हुआ वो भी आपके पास ज़्यादा थी, महाराष्ट्र में शिवसेना के पास कम थी, उनके सांसद भी कम है। दोनों समीकरण में देखा जाए तो क्या अगर महाराष्ट्र का चुनाव जो विधानसभा चुनाव होते हैं तो CM आपका होगा या शिवसेना का होगा? देखिए, इस विषय में तो महाराष्ट्र की प्रदेश इकाई हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर राष्ट्रीय जो भी अध्यक्ष अभी भी जो भी राजनाथ निर्णय सिंह है, तो होगा वो भी वो करेगी। निर्णय में कहीं ना कहीं इंटरफेयर होगा। नहीं, इस विषय में हम लोगों के जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से तय हैं। उन व्यवस्थाओं के अनुरूप चुनाव परिणाम आने के बाद जो भी उचित निर्णय होगा वो महाराष्ट्र की प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर शिवसेना के ये साथ वही निर्णय बीजेपी लेगी। है जो पहले से डिसाइड कर देती है कि PM कौन होगा, CM का नाम आप डिसाइड नहीं करना चाहते। उसका रीजन है जहां पर हमारा क्लियर कट हम अकेली पार्टी के रूप में लड़ रहे हैं, वहां पे स्थिति हमारी स्पष्ट है। जहां हम गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं तो उसमें हम जो भी नेशनल राष्ट्रीय स्तर नहीं, पर मैं भी उसी आपका में बात कर गठबंधन रहा था। हूँ। जहां पर हमारा गठबंधन है तो वहां हम गठबंधन सहयोगियों के को साथ में विश्वास में लेकर ही निर्णय लेंगे। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित किया गया या 2009 में आडवाणी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया या उससे पहले 1998-99 में अटल जी को, तो हमने 96 NDA के सभी सहयोगियों को विश्वास में लेकर किया था। तो जो भी निर्णय होगा महाराष्ट्र में वो शिवसेना को विश्वास में लेकर शिवसेना के साथ बैठकर उनकी सहमति के साथ होगा। जो समीकरण होम मिनिस्ट्री के बनते हैं, ऐसे में जांच जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो सीधे सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। उसका हल भारतीय जो भारत के आदिवासी हैं, भारत के वासी हैं, वो कब देख सकते हैं कि भारत के अंदर ये बीजेपी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार के ऊपर ये एक्शन हुआ है? देखिए, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, आतंकवाद हो या राष्ट्रीय सुरक्षा हो, गृह मंत्री महोदय का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि वह इस विषय में बगैर किसी भेदभाव के या बगैर किसी पॉलिटिकल पूर्वाग्रह के, राजनीतिक पूर्वाग्रह के, पॉलिटिकल प्रेजुडिस के निर्णय लेंगे और पूरी तेजी के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ निर्णय लिया जाएगा। अपराधीकरण की बात होगी तो 40% लगभग अंदाजा एक है कि 40% के आसपास आपके सांसद भी अपराधी हैं, जीत कर आए हैं, उनके ऊपर देखिए, भी आरोप है। अपराधीकरण भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ी चुनौती है और मैं मानता हूं जब तक सारे दल मिलकर इस पर सहमति नहीं व्यक्त करेंगे अपराधीकरण से मुक्ति नहीं हो सकती और नहीं मुक्ति हो पाएगी जल्दी। उसका मैं उदाहरण देके बोलता हूं। तो अरे भाई, आप ये बताइए, आपके नहीं, सांसद भी हैं उसमें मेरी बात आरोपी। सुनिए आप। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस अपराध को लिखेगा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लेवल ऑफ क्राइम, संसद पे हमला, और उसको सजा दे देगा और उसके बाद 7 साल लग जाएंगे अफजल गुरु को फांसी देने में, और क्षेत्रीय दल छोड़िए, जम्मू कश्मीर में PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री छोड़िए, कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के पास आए कि उसको क्षमादान दे दिया जाए। और दक्षिण भारत में केरल की विधानसभा ने मदनी के लिए जो कोयम्बटूर धमाकों का आरोपी है वो तमिलनाडु के जेल में बंद है, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया, सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जिसमें कि कांग्रेस, वामपंथी, मुस्लिम लीग सब शामिल थे कि उसको रिहा कर दिया जाए। तो साहब, तो राजीव गांधी के हत्यारों को भी तो मैं जेल उसी पे आ रहा हूं। बड़े अपराध के लिए में आप वोट बैंक की राजनीति देखेंगे और फिर सोचेंगे कि छोटा अपराध जो है वो मुक्त हो जाएगा। नहीं चल सकता कि तलवार से मारने वाला तो जो है वो तो बड़ा राजा है और छुरे से मारने वाला जो है वो छोटा है। अपराध को अपराध की एक सीधी सम्यक दृष्टि से देखना होगा और भारतीय जनता पार्टी बड़ा अपराधी हो। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2007 में उत्तर प्रदेश की अदालतों में जिन्होंने बम धमाके करवाए उन आतंकवादियों के केसेस विड्रॉ करने की कोशिश की, जिसको हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रुकना पड़ा। तो अपराध को देखने के 2 नजरिए नहीं हो सकते, एक नजरिया रखना होगा, तब अपराधीकरण से मुक्ति। सुधांशु भाई, इसमें आंकड़े नहीं चेंज हो जाएंगे। 40% के आसपास आपके सांसद कहीं ना कहीं किसी ना किसी आरोपी हैं, किसी ना किसी केस में आरोपी हैं। देखिए, ये आंकड़े कैसे सुधारेंगे? देखिए, अगर आप उस नजरिए से देखें तो मैं मीडिया से भी कहूंगा
कि इसमें थोड़ा नीर छीर विवेक जिसे कहते हैं, दूध और पानी अलग करके भी देखिए। उस नजरिए से आप कहेंगे साहब अडवाणी जी भी 120B के मुजरिम हैं अयोध्या के मामले में, और मैं दावे के साथ कहता हूं आपने उनको भी इसमें नोट करके रखा होगा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी 120B के मुजरिम है, उमा भारती भी 120B की मुजरिम है। तो आपने आरोपित होने वालों की परिभाषा क्या रखी है? अरे भाई पॉलिटिकल वर्कर धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उसके ऊपर तोड़फोड़ करने का या इस प्रकार के वो लग जाते हैं। मस्जिद में धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा था, मैं वही बात भाषण के ऊपर बोला गया। मैं वही बात कह रहा हूं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तभी तो लिब्राहन कमीशन की इतनी बैठकों के बाद 16 साल के बाद भी आप एक चीज आज तक प्रूव नहीं कर पाए, अदालत में आप कुछ नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं। और मैं दूसरी बात नहीं कहता हूं, मैं उस चीज को उससे कनेक्ट नहीं कर रहा हूं। अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर के दंगों में बड़ा भाजपा पे आरोप है कि साहब हमारे विधायक वो हैं, आरोपी हैं, सब पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया और एक व्यक्ति के ऊपर प्रूव नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश की सरकार। तो अगर आप ये भी देखें तो जरा ये देखें कि कौन सा अपराध पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कौन सा रियल अपराधी है। उसके बाद आप वे करेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को राजनीति में प्रायोजित करके स्थापित करने का कार्य नहीं किया, जैसा कि तमाम दलों ने किया था कि सामाजिक जातीय आधार के ऊपर राजनीति में लाकर स्थापित करो। और मैं उदाहरण देता हूं, शायद आज की पीढ़ी भूल गई होगी, मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी को लाकर स्थापित किया 97, 96, 99 का कांग्रेस, याद करिए, आज की पीढ़ी को याद नहीं होगा, कांग्रेस भदोही जिले के अंदर फूलन इंदिरा देवी का गांधी नाम। जी सत्ता के बाहर थी 77 से 80 के बीच में, तो जिन भोला पांडे ने प्लेन हाईजैक किया था, वापस आने के बाद वो कांग्रेस पार्टी के सांसद और विधायक बने थे। तो इन दलों ने अपराधीकरण का राजनीतिक उपयोग करने का बात की है, हमने कभी ऐसा नहीं किया है। एक नेता आप नहीं बता सकते जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो और भाजपा के अंदर से निकला हो और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो। ठीक है, हमने कुछ सरकारों में कभी किसी अवसर के ऊपर किसी ने हमारा सहयोग की, हमारी सरकार को समर्थन दिया और सहयोग किया, उसमें भी मैं दावे के साथ कहता हूं हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार पर ही आप कुछ प्रश्न उठाएंगे, एक व्यक्ति बताइएगा जिसका केस विड्रॉ किया हो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने लाइन लगा के समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारों ने केसेस विड्रॉ किए। ये हमारी प्रतिबद्धता है अपराधीकरण के लिए। चलिए बिल्कुल सही है, ठीक है, आपकी अपराधीकरण को लेकर प्रतिबद्धता भी देख ली। और अब आने वाला वक्त सुशासन की बात जरूर आपसे पूछेगा, और जिस तरीके से बहुमत दिया है उसके बाद एक सवाल जरूर खड़ा होगा कि कहीं बहुमत से आप ऐसा ना हो कि घमंड आ जाए, इस चीज़ के लिए किस तरीके से कोशिश करेंगे? देखिए, जो बहुमत हमको जनता ने दिया है वो हमारे लिए सिर्फ उत्साह का पर्याय नहीं है, वो हमारे लिए उत्तरदायित्व का भी पर्याय है, एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। और मैं ये मानता हूँ इसको हम एक चुनाव की दृष्टि से नहीं देख सकते, ये भारत का इतिहास करवट ले रहा है। आज़ादी के बाद पहली बार एक विशुद्ध गैर कांग्रेसी सरकार बनी है, विशुद्ध गैर कांग्रेसी, जो एक ऐसे दल की सरकार जो आज़ादी के बाद बना है। देखिए, तीन ही राष्ट्रीय दल हैं व्यवहारिक दृष्टि से, कांग्रेस, भाजपा और वामपंथी। कांग्रेस और कम्युनिस्ट साफ हो गए, आजादी से पहले के दौर में थे, अब तो साफ ये भी बच आजादी गया। के बाद बना है, भारत और भारतीयता के तत्व को समझता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 20वीं सदी कांग्रेस की थी भारत की राजनीति में, 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की होगी और विश्व में 21वीं सदी भारत की होगी। इस सरकार के ऊपर यह दायित्व है, इतना बड़ा दायित्व है कि हमें भारत को उसकी वास्तविक क्षमता के अनुसार विश्व के पटल पर स्थापित करना है, और हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम यह करने में सफल होंगे। सजिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल साफ है कि विश्वास तो बहुत बड़ा है, अब डगर देखनी होगी क्योंकि कठिन बहुत है। एक तरफ महंगाई की मार है तो दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर, और ऐसे में उम्मीद इस बात पर अटकी हुई है कि मोदी का जो सुशासन है वो पूरी तरीके से काम करेगा और जनता को इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। 100 दिन का इंतजार कीजिए, 100 दिन के बाद शायद रूपरेखा कुछ चेंज होने वाली है। बीजेपी तो कम से कम यही उम्मीद लगा के बैठी हुई है, और बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री भी कम से कम यही नेताओं को नसीहत भी दे रहे हैं। जी हाँ, न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।